We have this subject of human resource management, which basically means managing or management of human resources, which is quite important asset to in our organization, to any organization. See, what we are learning to acquire skills, to acquire knowledge. For what? For maybe seeking the job, for maybe to run a successful enterprise. In both the things, if we are job seekers, we'll have to get a job, and we if we are running an enterprise, we'll have to hire employees, we'll have to hire persons. So in both the scenarios, there will be interaction with humans. So basically every human needs to learn about the human resource management, how to manage the human resources, so that individual and organizational goals ultimately could be satisfied. So theoretically, we have four blocks here, from starting to the introduction, from the introduction to employer and employee relationships. So we have four blocks here, and we have units within the each block. So basically, I will elaborate one of the block one by one. So starting from the block first, which is introduction to human resource management, in which the first unit is concept and evaluation of HRM. It means from where does it come? Like हमने पढ़ा है मैनेजमेंट में in like Max Weber bureaucratic system कि humans were treated as machines, right? But humans are not machines. Humans are rational and emotional people. They are social beings. So उनका मैनेजिंग करना मशीन के मैनेजिंग करने से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं उनको अगर मैनेज ना किया जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन उतना इफेक्टिवली, उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा जितना कि ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है एज अ होल टीम। सो यहाँ से हमारा एचआरएम जो है वो इवॉल्व होता है, कंसेप्ट जो है उसका सामने आता है। फंक्शंस एचआरएम के हम धीरे धीरे सब जैसे जैसे यूनिट्स पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली कि या सारे ह्यूमंस को कोऑर्डिनेट करना, कॉपरेशन के साथ काम करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है सेटिस्फाई हो सके, और साथ ही साथ में इंडिविजुअल का करियर भी जो है ग्रो कर सके, उसका डेवलपमेंट भी जो है वो हो सके। एंड द थर्ड यूनिट इज एनवायरमेंट एंड एचआरएम। सो बेसिकली जो ये पूरा ब्लॉक है, ये इंट्रोडक्शन ब्लॉक है कि फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्कोप क्या होता है एचआरएम का लिए। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल के उसमें मूव करते हैं, तब हम सेकेंड ब्लॉक में देखते हैं सोर्सिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। सी, this is the very practical unit, this is the very practical block if I say कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है। अगर आज मैं कोई एंटरप्राइज चला रही हूँ या स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे लोगों की जरूरत है, से मुझे एक टीचर की जरूरत है, मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, मुझे साथ में एक टेक्निकल टीम की जरूरत है, एक टेक्निकल पर्सन की जरूरत है। तो ऐसी केस में ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है कि मुझे इन सब लोगों की जरूरत है, मुझे इन सब लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है कि मैं ऐसे एम्प्लॉयज का, या जो जिन पर्सन्स की मुझे रिक्वायरमेंट है, उनका मैं रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज करती हूँ न्यूज़पेपर में, अपनी वेबसाइट्स पे और डिफरेंट सोर्सेस पे। और वहां से क्या होता है, लोग जो है अप्लाई करते हैं। उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, सी मुझे टीचर चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए, मुझे जिसने बीएड कर रखा हो, तो मुझे वो क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी। वो मेरा जॉब स्पेसिफिकेशन है कि इतना जो है, जॉब का डिस्क्रिप्शन मेरा ये कहता है कि उस ये क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो भी इस क्वालिफिकेशन को लेके जो भी जो प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं इसमें अप्लाई करेंगे, वो उनका जॉब स्पेसिफिकेशन होगा। तो ये जॉब एनालिसिस होता है ऑल टुगेदर। तो कहीं ना कहीं जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो जॉब एनालिसिस और डिजाइन की बात भी हम साथ में करते हैं कि हमने कोई जॉब का एडवर्टाइजमेंट किया, किसी एलिजिबल पर्सन ने उसके लिए अप्लाई किया। तो हो सकता है हमारे को एक पोस्ट देनी है, लेकिन हमारे पास लोग 100 हैं। तो उन 100 में से किसी एक दो का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन प्रोसीजर होता है कि कुछ टेस्ट उनको देने होते हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। तो ये बेसिकली तीन जो यूनिट्स हैं, 4, 5, 6, वो इसी में डील करती हैं। नेक्स्ट, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट, अगर हमने किसी को सिलेक्ट कर लिया, तो वो हमारे एम्प्लॉयमेंट का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया, हमारा एम्प्लॉय हो गया। तो वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ, न्यू एम्प्लॉयज के साथ कैसे मोबिलाइज करेगा, कैसे सोशलाइजेशन करेगा। मींस अगर आप लोग फ्रेंड्स नहीं बनाओगे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होते हुए भी, तो काम इतना ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये चीज इसमें हमको देखनी है सेकंड ब्लॉक में।
फिर जब हम बात करते हैं थर्ड ब्लॉक की, परफॉर्मेंस एंड कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, आपको इस नाम से क्लियर है परफॉर्मेंस यानी क्या होता है? जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में हमारी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, हमको ग्रेड्स दिया जाता है ताकि समझ में आ सके कि हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। उसी तरह से अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होना भी जरूरी है ताकि उनको करियर डेवलपमेंट में हेल्प मिल सके। कि अगर किसी को कोई काम नहीं आ रहा है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके, उसका प्रॉपर करियर डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद अगर कोई काम सही ढंग से कर रहा है, सी स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारी 10,000 यूनिट्स बनाना है, लेकिन कोई उतने ही टाइम में 20,000 यूनिट्स बना रहा है, मीन्स डबल ऑफ द यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो हमको उसको उसी तरह से रिवॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट आएगा क्योंकि वो डीमोरलाइज हो जाएगा। और अगर कोई 10,000 की जगह 7-8,000 यूनिट्स बना पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें उनको सिखाना पड़ेगा या ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे उसको 8,000 को 10,000 तक लेकर आया जा सके। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पूरा ही सफर करेगा। तो इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और उसके बाद कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट की यूनिट है जो बेसिकली बताती है हमको कि किस तरह से हमको एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेट करना है, किस तरह से एम्प्लॉयज को हमें ऊपर और उठाना है ना। तो जॉब एनरिचमेंट करके, जॉब एनलार्जमेंट करके, किसी भी तरह से उनका ऐसे एम्प्लॉय को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट करना कि उनका एब्सेंटिज्म जो है वो कम हो, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट जो है वो कम हो, यानी कि हमको एम्प्लॉय बिल्कुल आके एकदम छोड़ के चले ना जाए, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ टिके रहे। तो इसके लिए ये ब्लॉक थर्ड हमको पढ़ना होता है, जो भी काफी कंपैरेटिवली सेकंड ब्लॉक की तरह ही प्रैक्टिकल है। द लास्ट जो ब्लॉक आता है वो आता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। सी हम लोग, बहुत सारे लोग आपस में काम कर रहे हैं जो बहुत डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आए हैं, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट ट्रेड्स। तो ऐसे सारे लोग जब एक साथ काम कर रहे हैं, एक सेल्स टीम है, उसके अंदर कोई बंदा बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच रहा है, कोई बिल्कुल थियोरेटिकली सोच रहा है, किसी का अप्रोच बहुत रैशनल है, किसी का अप्रोच बहुत इमोशनल है। तो ऐसे केसेस में हमको उन सबको साथ में लेकर काम करना, वो रिलेशंस को टुगेदरली हमको कंबाइन करके रखना, और साथ में एम्प्लॉयज में आपस में बने रहे, और साथ ही साथ में एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयर से भी बनी रहे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक अपर लेवल एम्प्लॉय, हम पढ़ते हैं कि 3 लेवल्स एम्प्लॉय होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। तो लोअर अगर ऊपर से बात करना चाह रहा है या उसकी कुछ शिकायतें हैं, उसके कुछ इश्यूज हैं, उसको अगर सॉल्व करवाने हैं, क्योंकि अगर जब तक वो सॉल्व नहीं होंगे तो अल्टीमेटली वो काम नहीं कर पाएगा। तो अगर वो सॉल्व करने की पावर कौन रखता है? टॉप लेवल मैनेजर। और इश्यूज किसको है? लोअर लेवल मैनेजर्स को। तो अगर उनका मीडिएटर अच्छा नहीं हुआ, अगर उनका कॉन्सिलेटर अच्छा नहीं हुआ, उनकी प्रॉब्लम्स ढंग से सॉल्व नहीं हो पाती एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर, तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स का एक यूनिट हम कह सकते हैं पूरा, कि जिसमें एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम ग्रीवियंस हैंडलिंग की बात करते हैं कि कैसे हम लोग उनकी शिकायतों का समाधान कर सकते हैं, कि कैसे रूल्स और रेगुलेशंस इस तरह से बना जाए कि सबको कम से कम प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर स्टिल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो कितने जल्दी और कितने परसेंट तक वो कॉन्फ्लिक्ट जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। तो उसके लिए डिसिप्लिन प्रोसीजर्स भी होने चाहिए कि एम्प्लॉयज को ये रूल्स का जो है फॉलो करना चाहिए, तब जाके डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, जो डेकोरम है ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंटेन रहेगा। हम लोग जब बात करते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं कितनी बार कि यहाँ स्ट्राइक हो गई है, इस यूनियन ने स्ट्राइक कर दी है, तो वो किस लिए होता है? क्योंकि एम्प्लॉयज एम्प्लॉय से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके तौर तरीके से, उसके रूल्स से। उसके बाद लॉकआउट जैसी सिचुएशन, स्ट्राइक जैसी सिचुएशन हो जाती है। वो अपना एक यूनियन क्रिएट करते हैं, जिनका एक यूनियन लीडर होता है, जो आगे जाके एम्प्लॉयर से बात करता है, उनके हक के लिए, उनके राइट्स के लिए जो है लड़ता है। तो क्योंकि लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं, वो हो सकता है इतनी मजबूती से अपनी बात कह ना सके, इसलिए अगर उनका एक पूरा अच्छा यूनियन बन जाए, एक अच्छा एसोसिएशन बन जाए, ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो वो शायद अपनी बात आसानी से और जल्दी तरीके से अच्छे से पहुंचा सकते हैं टॉप लेवल एम्प्लॉयर के पास। और टॉप लेवल एम्प्लॉयर जो है वो कहीं ना कहीं उस यूनियन की बात सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि अकेले की भले वो बात सुने ना सुने, लेकिन अगर एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल बोल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं सुन के समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत रिडिकुलस तरह से अफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए यूनियन एंड एसोसिएशंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज को जो है कहीं ना कहीं वो सारी चीजें फेस ना करनी पड़े, लाइक एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो फेस ना करना पड़े, हैरेसमेंट वगैरह जितनी भी ऐसी जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को फेस ना करनी पड़े। तो ये पूरा जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से रिलेशंस का ब्लॉग्स देखे हैं वो यही बताते हैं कि फर्स्ट में कैसे आया होगा एचआरएम, क्यों आया होगा, उसके फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सेकंड कि एचआरएम होता क्या है, बेसिकली एचआरएम में हमको पढ़ना क्या है, या एचआरएम जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं लाइफ में हमारे आसपास के सिनेरियोज में, आसपास के एनवायरमेंट में, तो किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, ये सारी चीजें उसमें आती है। नेक्स्ट जो चीज होती है कि हम लोगों ने कोई एग्जाम दे लिया, हम लोगों ने कुछ काम कर लिया, उसका परफॉर्मेंस किस तरह से अप्रेज होना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस किस तरह से अप्रेज होकर किस तरह से रिवॉर्ड देना चाहिए, किस तरह से रेम्युनरेशन देना चाहिए, कितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कितना डेवलपमेंट हमारे अंदर हो रहा है, बीइंग एन इंडिविजुअल कितना एम्प्लॉयज में डेवलपमेंट हो रहा है, बीइंग एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कितना डेवलप कर पा रहा है इन एम्प्लॉयज के कारण, क्या हमको नए एम्प्लॉयज की जरूरत है, क्या हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी आया है उसकी ट्रेनिंग कितनों को देने की जरूरत है, कितनों को ऑलरेडी आता है, ये सारी चीजें। उसके बाद फोर्थ ब्लॉक जब हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स बेसिकली इसलिए टॉपिक होता है एचआरएम में क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो कहीं एक पर्सन है, एक ह्यूमन है, एक सोशल बीइंग है। वो फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करता है, एक सोसाइटी में रहना पसंद करता है, एक ग्रुप में उसको रहना पसंद है, ग्रुप के साथ उसको चलना पसंद है। तो कहीं ना कहीं उसके रिलेशनशिप्स अगर अफेक्ट होते हैं या इतने अच्छे से नहीं बन पाती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। तो इसलिए हम लोग एचआरएम की जब बात करते हैं तो बेसिकली रिलेशनशिप के सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशन, ट्रेड यूनियन का एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन, ट्रेड यूनियन का एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन, ये तो हो गए इंटरनल। उसके बाद बाहर के आउटसाइडर्स जो होते हैं, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, इन सबके साथ हमको रिलेशन को स्टडी करना पड़ता है, तब जाकर हम एक्चुअल प्रॉब्लम जो बिल्कुल बीनीथ प्रॉब्लम, द बेसिक प्रॉब्लम होता है उसका हमको पता चलता है और उससे हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 ब्लॉक्स थे। अब हम बात करते हैं जैसे कि स्कोप क्या है एचआरएम का। हम लोगों को इतना पढ़ना है, 4 यूनिट्स पढ़ना है, इतने सारे यूनिट्स, इतने सारे ब्लॉक्स पढ़ने हैं, और इतना इंट्रोडक्शन से लेकर के जो पूरा ग्राफ हम पढ़ रहे हैं वो किस लिए, क्या स्कोप क्या है इस चीज का। तो सबसे पहली बात तो कि एचआरएम आपको सिखाता है कि लोगों को जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उनको असेंबल कैसे करना है। अगर आप मशीन का एक भी पार्ट मिसिंग है तो मशीन काम नहीं करती। तो लेकिन अगर आपका पीपल में कोई भी एक पीपल अगर आपका काम नहीं कर रहा है, या ग्रुप ऑफ पीपल काम नहीं कर रहे, ढंग से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका मोटिव वो समझ नहीं रहे, आपका मोटो, आपका फीलिंग्स जो है, परसेप्शन, एटीट्यूड, अगर आपका बिलीफ समझ नहीं पा रहे, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एचआरएम पढ़ना एक पीपल एक्सपर्ट होने की लाइफ स्किल है, वो आपको पीपल एक्सपर्ट बनाता है कि आप एक्सपर्टीज किस में लेते हैं। कुछ लोग टेक्निकल में एक्सपर्टाइज होते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट में होते हैं, कुछ लोग आईटी में होते हैं। उसी तरह से जो एचआरएम पढ़ रहे हैं वो लोग पीपल एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि वो पीपल में एक्सपर्ट होते हैं, पीपल किस तरह से काम करते हैं, पीपल को किस तरह से काम करना चाहिए, वो इन सबके एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए टीम बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि वो सबका लोअर लेवल से अपर लेवल तक की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करने का काम एचआर करता है। इसके अलावा वो डिटेक्टिव होता है वर्क प्लेस का, यानी कि कौन एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कितना ज्यादा काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इस सब का डिटेक्शन रखता है, जो कहीं ना कहीं हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स को जो है हेल्प करता है कि किसी एम्प्लॉय को अगर ट्रांसफर देना है, या उसका रिट्रेंचमेंट करना है, या उसको रिटायर कर देना चाहिए, या उसको प्रमोशन देना चाहिए, या उसको जॉब एनरिचमेंट देना चाहिए, एनलार्जमेंट देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारा एचआर जो है वो वही डिस्कस करता है टॉप लेवल एम्प्लॉयज के साथ। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि
अगर हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हुए, तो हमको पता रहेगा कि हमको इस वक्त इस जने को रिक्रूट करने की जरूरत है, ऐसी कैपेबिलिटी वाले आदमी को हमको रिक्रूट करना है, ऐसे कैपेबिलिटीज वाले को हमको सिलेक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग टैलेंट एक्वायर कर पाएंगे। जो टैलेंट अगर कहीं पे है और वो अनयूज्ड है, और कहीं ना कहीं अगर हम उसको यूज कर लें, तो उसको भी, जो कि जिसके पास टैलेंट है और ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम कर रहा है, दोनों को ही इसमें काफी मदद मिल सकती है। परफॉर्मेंस अप्रेस करना, जैसे मैंने बताया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना जो हमने थर्ड ब्लॉक में देखा, फिर एम्प्लॉय रिलेशन जो हमने फोर्थ ब्लॉक में देखा, कंप्लायंस एंड एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ग्लोबल एचआरएम, एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेट कैसे बढ़नी चाहिए। कहने का मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर रेट को हमको घटाना है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट को, कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ काम करने के लिए आए, ताकि जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, लाइक रतन टाटा सर का, उनके साथ लोग काम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि वो उस तरह से काम कर रहे हैं कि लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोग उनके साथ काम करना आना चाहते हैं, ताकि उनको उनको समझ में आ रहा है कि उनसे उनसे जो है, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से, उनके एटीट्यूड से, उनके बिलीफ, उनके वैल्यूज से लोग बाग सीखेंगे, और अपनी लाइफ स्किल को, अपने जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करने में उनको हेल्प मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंसिव पावर होती है वो एचआर में इस तरह से होती है कि वो एम्प्लॉयज को एंगेज कर सकता है टॉप लेवल मैनेजर के प्रति, कि हमारे यहाँ पे आने से आपको इस तरह से चीजें मिलती है, आपका इतना करियर डेवलप होता है, आप इंडिविजुअली इतना डेवलप करेंगे, आप सोसाइटल में सोशली इतना आप डेवलप करेंगे। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं हम एचआरएम में हमको देखने को मिलते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, जब हम बात करते हैं, ये थ्योरेटिकली चीजें हमने पढ़ ली, लाइक मैनेजमेंट, मार्केटिंग, हमने ये जब सब प्रैक्टिकल चीजों में देखा है, तो एचआरएम को किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली हमारे एनवायरमेंट में, हमारी सराउंडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एचआर हैं, तो एचआर पीसेस जो होते हैं ना, वो पजल्स वाले जो पीसेस होते हैं, उनको फिट में फिट करता है, यानी एक सही से एक पजल क्रिएट कर पाता है। वो इंश्योर करता है कि सारे जो पीसेस इधर उधर बिखरे हुए हैं, वो सही से अगर एक अच्छा जो है फिगर बना सके। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को लेने का, बाहर से पर्सन्स को लेकर के उनको एम्प्लॉय बनाना, और उसको एम्प्लॉयर के साथ काम करवाने का जो जिम्मा होता है, जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एचआर की होती है। उसके बाद वो उनको ट्रेनिंग देता है और डेवलपमेंट करता है, उनका परफॉर्मेंस उनका अप्रेस करता है, ताकि जो एवरेज वर्कर्स है उनको टॉप लेवल रैंकिंग तक वो लेकर आ सके, ताकि उनकी गलतियां बता के, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, और उनको कंपनसेशन और रेम्यूनरेशन जो है साथ में दे करके। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एबिलिटी। जो एचआर है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एमुलेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो काम कर रहा है इस सेंस में कि जो भी एम्प्लॉयज को जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपस में भी और एम्प्लॉयर से भी, उनको रिजॉल्व करने में एचआर का बहुत बड़ा हाथ होता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल एडवेंचर बूट्स, यानी कि आप ऐसे मैजिकल बूट्स पहनते हैं कि जिसमें आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स को ब्रिज कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स एम्प्लॉयज को, डाइवर्स ट्रेड्स के एम्प्लॉयज को आप एक साथ लेकर आ रहे हैं, उनका ब्रिजिंग कर रहे हैं, ताकि जो है वर्क प्लेस एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके सभी के लिए, एम्प्लॉय के लिए भी, हर एम्प्लॉय के लिए भी जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आता है। हम जैसे अगर बात करते हैं मार्केटिंग वगैरह की, तो जब हम बात करते हैं कि उसमें कोई ट्रेंड आया है, कि फैशन में ये ट्रेंड आया है कि ये जीन्स है, ये टॉप्स आजकल चल रहे हैं, तो ऐसे ही हमको देखने को मिलता है कि आजकल ये एम्प्लॉयज चल रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हो, ऐसे एम्प्लॉयज जो कि टेक्निकल चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, उनको ज्यादा पता है ये सारी चीजें, और हमारा जॉब का डिमांड यही है, ट्रेंड यही कह रहा है कि हमारी इंडस्ट्री को ऐसा जॉब चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर एचआर इस ट्रेंड का पता लगा ले, तो एम्प्लॉयज को हायर करना, पर्सन को हायर करना, टैलेंट को यूज करना, टैलेंट को एक्वायर करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, जो कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को ही हेल्प कर सकता है। हैप्पीनेस चार्म, करियर एडवांसमेंट पोर्शन, अगर एचआर खुद ही नाराज है या एचआर खुद ही हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करके रख सकता, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर एचआर हैप्पीनेस चार्म इसलिए क्योंकि अगर वो खुश रहेगा या वो एम्प्लॉयज को खुश रखेगा, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट रेट तभी बढ़ेगा, टर्नओवर रेट तभी जो है घटेगा। तो इसलिए एचआर
isn't about just books कि केवल बुक पढ़ लिया, रट लिया और उससे कोई एचआर बन रहा है या उससे कुछ एचआर जो है अप्लाई कर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें थ्योरेटिकली एक बार पढ़ने के बाद इसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगते हैं तो हमको बहुत सारे सिनेरियोज देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर ह्यूमन डिफरेंट आता है हमारे सामने। हर बार हमको हमारे सामने एक नया चैलेंज क्रिएट हो जाता है। तो हर बार जो चैलेंज क्रिएट होता है उसको कहीं ना कहीं हमको अपनी स्किल से बजाय कि बुक्स के अलावा जो हमारी जो स्किल है, जो प्रैक्टिकल स्किल है, जो हमारी रैशनल इमोशनल स्किल है, उसके साथ हमको उन इश्यूज को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसलिए एचआर का जॉब केवल एक ऐसा जर्नी नहीं है कि एचआर मैनेजर अपने आप को एक जर्नी प्रोवाइड करता है, करियर जर्नी, बल्कि एचआर जो होता है बाकी जितने भी लोग हैं उनको भी करियर प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनके एचआर के थ्रू ही आपको जो है रिक्रूटमेंट मिलते हैं, आपका जो है सिलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं एचआर खुद अपने आप में बीइंग एन एचआर मैनेजर अपना एक करियर बनाता है, और साथ में उन एम्प्लॉयज का जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाह रहे हैं उनका करियर डेवलप करता है। और ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल उसको तो वो बेनिफिट करता ही है, क्योंकि अगर अच्छे एम्प्लॉयज आएंगे तो अच्छे से काम करेंगे और उतना ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे ग्रो करेगा। तो बेसिकली ये सारे यूनिट्स हमारे एचआरएम के अंदर थे, जो हमारे 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं। जो कि इस तरह से हमारे 4 ब्लॉक्स थे। ये सारे यूनिट्स हम पढ़ते हुए हमको पता चलता है कि सारे स्कोप, ऑब्जेक्टिव और जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो क्या था एचआरएम का। जिससे हम बात करेंगे आगे, तब हम बात करेंगे कि ब्लॉक फर्स्ट में हमको थ्योरेटिकली हम लोग डीपली हम लोग डेप्थ में क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही कि इंट्रोडक्शन में कि ये सारे ब्लॉक्स हमको हमारी इस पूरी यूनिट में जो एचआरएम है उसमें हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमको पढ़ना रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा 4 ब्लॉक्स जो हम पढ़ने वाले हैं आगे तक। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।